अच्छा बच्चों, कल हम सिर्फ 8 क्वेश्चन डिस्कस कर पाए थे। आज हम बेसिकली, मैंने कल तो 10 बोला था, लेकिन आज मैं एक एडिशनल क्वेश्चन और ले आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, तो हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ विटेराइट? सही। अच्छा, अब ये एक और कंपाउंड का नाम है, ठीक है, एक और उसका नाम है। अब बेसिकली सबसे पहले ऑप्शन समझते हैं कि यार इन सब के कॉमन नेम्स क्या हैं। ये बेरियम सल्फेट है। बेरियम सल्फेट को आप, जो बेरियम सल्फेट का कॉमन नेम है वो होता है बेराइट। और पता है कुछ कुछ किताबों में आई से भी इसको लिखते हैं, BARITES से। मल्टीपल किताबों में डिफरेंट स्पेलिंग है। और समटाइम्स इसको हैवी स्पार भी कहा जाता है, हैवी स्पार। सही। तो कॉमन नेम्स बेटा आप लोग ने याद रखने हैं। सही है। बेरियम कार्बोनेट का नाम है विटेराइट, या वाइटीराइट भी कहते हैं। ये स्ट्रोंटियम सल्फेट है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मुझे एक बात बताओ, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सही है, ऊपर पढ़ा था, ये देखो सोडियम कार्बोनेट, ये देखो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O क्या कहलाता है? वॉशिंग सोडा। सो ये क्या है बेटा? वॉशिंग सोडा। तो बेसिकली देखो, ये नाम अगर तुम लोग को कॉमन नेम्स पता होंगे, तुम इजीली ये सवाल, ये सारे सवाल इजीली कर पाओगे। सो उसने बोला है बताओ कंपोजिशन ऑफ वाइटीराइट क्या है? तो बेटा सिंपल सी बात है, बेरियम कार्बोनेट को आप कहते हो, तो आपका आंसर हो गया बेरियम कार्बोनेट। और अब यहाँ से आपने एक और दो एडिशनल नाम और सीख लिए, तो इसको अपने कॉलम, उसको अपने जो टेबल बनाने बोले उसके अंदर लिखो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच इज एन असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? ठीक है, तो क्लोरोफिल आपके प्लांट्स में होता है, जिसको आप बेसिकली, ये वो क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, और ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो उस क्लोरोफिल में ये इनमें से कौन सा मेटल इंपॉर्टेंट है? बेसिकली कौन सा कंस्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के लिए? सही है। मतलब बेसिकली वो पूछना जा रहा है क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है। तो बेटा याद रखना, क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अच्छा, आयरन कहाँ होता है? आयरन आपके इंसानों के अंदर आपको मिलेगा, ज्यादातर इंसान नहीं, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन कंस्टिट्यूएंट, मेन नहीं लेकिन ये कि वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज आयरन। ठीक है। आपको कैल्शियम बोन्स में मिलेगा। सही है। क्लोरोफिल में कौन सा कंस्टिट्यूएंट है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। सही है। तो ये छोटे छोटे एंड के रह गए थे, इसलिए मैंने कल छोड़ दिए थे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था। अब तो सुनो, ये अब सवाल थोड़ा सा लंबा है बच्चा। द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा ये अंडरलाइन करने वाली चीज है कि इसने एक्वस सॉल्यूशन में बात की है कि बताओ किसकी, कौन से आयन की मोबिलिटी, बेसिकली मूवमेंट कौन इजीली कर सकता है, मैक्सिमम मोबिलिटी है उसकी। सही है, एक्वस सॉल्यूशन में। अब सुनना, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल कैटाइनिक रेडियस की बात कर रहा हूँ या आयनिक रेडियस की बात कर रहा हूँ, अभी वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, तो हमने ये बात समझी थी कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो ली डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। लिथियम प्लस, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड फिर उसके बाद सोडियम के बाद, पोटेशियम के बाद रुबीडियम, और फिर उसके बाद सीजियम एंड फर्दर ऑन। लेकिन बेटा अब यहाँ बात है एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन जब बनता है तो क्या हो जाता है? ये आयन क्या बन जाते हैं? हाइड्रेटेड आयन बन जाते हैं। सही है। बेसिकली इनके सराउंडिंग में क्या आ जाता है? यूं करके हाइड्रेशन हो जाती है ना इनके सराउंडिंग में। क्या आ जाता है? जुग 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 जुग, कल बताया था मैंने, यूं करके वाटर, वाटर आ जाता है यूं करके। सही है। तो यही बात हुई थी हमारी। तो अब हम हाइड्रेटेड आयन की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल कैटाइन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें आयनिक मोबिलिटी देखनी है इन एक्वस सॉल्यूशन बच्चों। तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था जो जितना छोटा आयन है, चार्ज तो सब पे +1 है, लेकिन साइज में छोटा कौन है? लिथियम है। तो बेटा ये बेसिकली जो इसकी अट्रैक्शन होगी, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल जिस तरह अट्रैक्ट हुए में या इसको घेरे में, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे, क्योंकि इस लिथियम की, लिथियम छोटा है और साइज में लिथियम आयन, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? ज्यादा है। तो बेसिकली ये अट्रैक्शन ज्यादा करेगा। सो इसके सराउंडिंग में जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर मैं हाइड्रेटेड आइंस की बात करूं, हाइड्रेटेड रेडियस की, बेसिकली, तो अगर मैं हाइड्रेटेड रेडियस की बात करूं तो कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि हाइड्रेटेड रेडियस की जब हम बात करें, तो लिथियम जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा होगा। फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, यानी पूरी कहानी उल्टी हो गई, उल्टी पड़ गई। और फिर सीजियम।
अब मुझे एक बात बताओ कि जब हाइड्रेटेड रेडियस में जो नॉर्मल आयनिक रेडियस है उसका पूरा उल्टा ट्रेंड हो गया है। रीजन क्या है कि भाई छोटू है, तो मैंने बताया था जो छोटू है और जिसका चार्ज ज्यादा है वो बेसिकली खतरनाक है, सही है, वो सामने वाले को डिस्टॉर्ट कर सकता है बिकॉज उसकी खुद की अपनी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है। चार्ज डेंसिटी क्या बताया था मैंने पिछले लेक्चर में? मैंने ये बताया था चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं, साइज। तो बेटा चार्ज जितना ज्यादा, साइज जितना छोटा, उस आयन की चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, और जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वो सामने वाले को डिस्टॉर्ट कर देता है, तबाह कर देता है, तोड़ देता है। सही है, इस तरह समझो। सही है, सो बेसिकली ये छोटू सा है। सही है, और बेसिकली चार्ज तो सब पे +1 है, तो बेसिकली ये छोटू का इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये अपने सराउंडिंग में इसके वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घुस घुस के आ रहे हैं। सही, सब इसको हक करने आ रहे हैं, प्यार करने आ रहे हैं, बोल रहे हैं मैं भी हक करूंगा, मैं भी हक करूंगा। सो बेसिकली क्या होगा, इसका जो हाइड्रेटेड यानी इस तरह का हाइड्रेशन के बाद जो इसके आयन का रेडियस होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सही है, तो इसलिए ये पूरा ट्रेंड उल्टा हो जाता है आयनिक रेडियस के मुकाबले। तो लिथियम आयन का हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबीडियम का, और सबसे छोटा सीजियम का, इन फर्दर ऑन आगे जो भी एलिमेंट है। सही है, तो अब मुझे एक बात बताओ, मोबिलिटी की बात है तो हमने पहले हाइड्रेटेड रेडियस क्यों डिस्कस किया बेटा, तुम समझो। जो जिसका हाइड्रेटेड आयन का रेडियस जितना छोटू होगा, मुझे एक बात बताओ, जो जितना छोटू होता है वो उतना जल्दी जल्दी भाग सकता है और इजीली निकल सकता है जुक 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 करके, चाहे जितनी भी रेजिस्टेंस हो। इसकी समझ लो, बाइक की मिसाल ले लो। सही, ट्रैफिक जैम होता है, सही है, बाइक छोटी सी वो है, बेसिकली छोटा व्हीकल है, तो बाइक देखा है किनारों से इधर से जुक 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 करके जल्दी से निकल जाती है। सो बेटा ये भी छोटू सा है, सही है, तो बेसिकली समझ लो जो छोटू सा है जिसका हाइड्रेटेड रेडियस छोटा सा है उसकी मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सीजियम तो नहीं है, तो सीजियम के बाद फर्दर किसकी ज्यादा होगी, मतलब सीजियम, सीजियम से तो कम होगी रुबीडियम प्लस आयन की, लेकिन बाकी सबसे तो ज्यादा होगी लिथियम सोडियम पोटेशियम से। तो आप यहाँ देखो मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी आपको, रुबीडियम प्लस आयंस की। सो यहाँ पे ये आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज बतानी थी, हाइड्रेटेड रेडियस आपको सिखाना था। सो बेसिकली देखो सवाल करते जा रहे हो और तुम लोग को नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं। अच्छा बेटा, तो हमने आयनिक मोबिलिटी की बात कर ली एंड हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर ली। अब जो अगले ट्रेंड है ना वो है डेंसिटी का। सुनना गौर से, डेंसिटी का ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप जाते जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। पहले मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी, ये जो चीज मैंने बनाई हुई है, दिस इज डेंसिटी, दिस इज द सिंबल ऑफ द डेंसिटी। अब सुनना, डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटॉमिक मास क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो होता ये है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज होने की वजह से, डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो नॉर्मली नॉर्मली डाउन द ग्रुप तुम जाओगे तो तुम्हें डेंसिटी क्या बढ़ती हुई दिखेगी, इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो यानी तुम नॉर्मल ट्रेंड लिखना चाहो तो क्या, लिथियम की सबसे कम डेंसिटी होगी, फिर उसके बाद सोडियम होगा, फिर उसके बाद पोटेशियम होना चाहिए, फिर उसके बाद बेसिकली रुबीडियम आना चाहिए, और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होना चाहिए सीजियम। सही, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा एटॉमिक मास है। लेकिन बेटा ये ट्रेंड दिखता नहीं है हमें, सही है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड तो इसी तरह है। लेकिन जो ये सोडियम पोटेशियम की कहानी है ना थोड़ी सी अलग हो जाती है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। यानी हमें नजर आता है कि जो लिथियम के जो सोडियम है, जो सोडियम है वो असल में पोटेशियम से ज्यादा डेंस होता है। सही है, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होती है। और अगर आप डाउन द ग्रुप जाके देखो तो पोटेशियम सोडियम के मुकाबले डाउन द ग्रुप नीचे होता है, मतलब सोडियम से नीचे है पोटेशियम, फिर भी सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होती है। तो बच्चों का यहाँ पे सवाल आता है, बच्चों का यहाँ पे सवाल आता है कि बेसिकली कि यहाँ पे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बच्चों को मैं ये बताता हूँ कि बेटा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो एटॉमिक रेडियस भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। एटॉमिक रेडियस पे आपका वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। देखो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप भी इन्फ्लुएंस में आ रहा है। तो बेसिकली जहां मास अच्छा खासा बढ़ रहा है, देयर इज अ मतलब बेसिकली अच्छा इंक्रीज इन द मास, देयर इज अ लार्जर डिफरेंस इन द मास, तो वहां ज्यादा इन्फ्लुएंस मास का हो रहा है। तो जर्नल ट्रेंड मास की वजह से ही है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन आई है कि पोटेशियम की डेंसिटी कम है सोडियम की ज्यादा है, ये एक्सेप्शन ड्यू टू एटॉमिक रेडियस आई है। सही है, क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम वाला फैक्टर है, यानी डेंसिटी पे कौन से दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, मास एंड वॉल्यूम।
तो नॉर्मली मास वाला फैक्टर अफेक्ट कर रहा होता है डाउन द ग्रुप, लेकिन जो एक्सेप्शन पे है ना, वहां वॉल्यूम वाला फैक्टर अफेक्ट करने लग जाता है। यानी यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे आप ये कहते हो कि यार सोडियम की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज रिस्पेक्ट, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे देखो, तो सोडियम और पोटेशियम में मास का इतना फर्क नहीं आया है। और दूसरा ये देखो, थोड़ा सा गौर करो तो आपको एक और चीज फील होगी कि इनके जो रेडियस में काफी डिफरेंस है, 53 पिकोमीटर का डिफरेंस है। सही है, बाकी रेडियस में इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो ये देखो सोडियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक रेडियस में भी आपको काफी बेसिकली बाकी के मुकाबले बिग डिफरेंस मिल रहा है। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर जो बेसिकली ट्रेंड याद कर सकता है वो ट्रेंड याद कर ले, उसको तो इजीली याद हो जाएगा, जो बेसिकली सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे इससे। लेकिन मैं बच्चों को रीजन देना चाहता हूँ कि एक्सेप्शन क्यों आती है। एक्सेप्शन इसलिए आ रही है बिकॉज डेंसिटी पे दो चीजें अफेक्ट कर सकती है, या तो मास या तो वॉल्यूम। मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस पे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा तुम डाउन द ग्रुप जाते हो तो वैसे तो जनरली ट्रेंड में मास ही इन्फ्लुएंस कर रहा है कि एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है डाउन द ग्रुप, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये बीच में एक्सेप्शन के केस में पता है क्या है, वॉल्यूम का इन्फ्लुएंस आ जाता है, कि वॉल्यूम के इन्फ्लुएंस पे आपको ये एक्सेप्शन मिलती है कि पोटेशियम जो है एज कंपेयर टू सोडियम लेस डेंस है। ठीक है, और सोडियम मोर डेंस है। सो ये एक्सेप्शन आपको पता होनी चाहिए। सही है, बच्चों को सिर्फ ये बता दिया जाता है तो बच्चे ये लिख के आ जाते हैं भाई ये रॉन्ग है। बीच की एक्सेप्शन अगर आपको नहीं पता होगी आप गलत करके आ जाओगे सवाल। सही है, जहाँ सोडियम एंड पोटेशियम के दरमियान पूछा गया होगा कौन ज्यादा डेंस है कौन लेस डेंस है, तो ये एक्सेप्शन आपको याद होनी चाहिए। और इस एक्सेप्शन का हमने रीजन भी बता दिया कि अगर आप एटॉमिक रेडियस पे जाके देखो तो बड़ा लार्ज ज्यादा डिफरेंस है। बाकी लिथियम सोडियम में डिफरेंस देखो, पोटेशियम और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस देखो, इतना कोई खास नहीं। देखो 33 है, इधर डिफरेंस कितना है, मेरे ख्याल से इधर 22 है। इधर डिफरेंस देखो कितना है, तो तुम बोलोगे सर इधर है 3 ऐड किया तो ये हो गया 23 है। इसमें देखो, इन दो में देखो तो ये तकरीबन 53 पिकोमीटर का, सोडियम पोटेशियम में 53 पिकोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है हमें। सो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली ये एटॉमिक रेडियस के लार्ज डिफरेंस की वजह से, यहाँ जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इनकी डेंसिटी पे वो बेसिकली वॉल्यूम का फैक्टर इन्फ्लुएंस कर जाता है, और इस वजह से ये एक्सेप्शन क्रिएट हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन बच्चा तुम लोग ने याद रखनी है। तो बेटा हमने ये एक्सेप्शन पढ़ ली, और ये एक्सेप्शन ड्यू टू क्यों हो रही है, आपने लिख दिया एटॉमिक वॉल्यूम के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है, एटॉमिक वॉल्यूम। सही है। सो अब एक जर्नल बात लिख देता हूँ अल्कली अल्कली मेटल के बाद, अल्कली मेटल के बारे में। दे आर लाइट मेटल्स एंड सॉफ्ट, ये आपको पता है। सही, लाइट मेटल बेसिकली इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा वो कुछ खास होती नहीं है, बेसिकली लाइट मेटल्स है इसलिए आपको फ्लोट करते हुए मिलेंगे। सही है, दे आर लाइट मेटल मेटल्स एंड सॉफ्ट का तो आपको रीजन पता है। सही है, मेटालिक फोर्सेस का। सही है, और याद है लिथियम, अल्कली मेटल में सबसे लेस डेंस मेटल है। सही है, तो ये भी सवाल एमसीक्यूज में बाज़-औक़ात आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस डेंस। सही है, तो तुम लोगों को ये रीजन, ये ट्रेंड पता होना चाहिए। एंड दूसरा ये कि याद है हम अल्कली मेटल्स को केरोसिन में रख रहे थे, लेकिन स्पेसिफिकली लिथियम को आपको पैराफिन से कोट करना पड़ता था बिकॉज उसकी डेंसिटी बहुत कम होती थी, जिसकी वजह से वो केरोसिन के ऊपर भी फ्लोट कर जाता था और उसके रिएक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते थे एयर या वाटर या ह्यूमिडिटी से। सो हम उसको पहले पैराफिन से कोट करते थे, मोर डेंस मटेरियल से कोट करते थे ताकि वो बॉटम में सिंक करे। सही है, सो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं पहले से, और मैंने एक और दफा आप लोगों को बता दी। अच्छा, अब हम रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं अल्कली मेटल्स के बेटा। तो सबसे पहला जो पार्ट है, ठीक है, नॉर्मली हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद वाटर। तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे आज, सबसे पहला रिएक्शन जो है अल्कली मेटल्स का है वो है रिएक्शन विथ एयर। मुझे एक बात बताओ, एयर में दो मेजर कंपोनेंट कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन है जो कि अराउंड 78% है। बच्चों ये वैल्यूज जो मैं लिखता जाता हूँ ना ये याद करने की होती हैं। और ऑक्सीजन है जो कि अराउंड 21% है इन एयर। सही है, तो ये दो मेजर कंपोनेंट, यानी जब मैं रिएक्शन विद एयर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसमें हम दो मेजर रिएक्शन करके देखेंगे। दो मेजर रिएक्शन क्या है कि हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कली मेटल्स को विद नाइट्रोजन एंड विद ऑक्सीजन। सबसे पहले अब इसके अंदर फर्दर हम आ जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आ रहा है रिएक्शन विद नाइट्रोजन का, रिएक्शन विद नाइट्रोजन।
ओके, अब रिएक्शन विद नाइट्रोजन में याद रखना कि नॉर्मली हमने ये देखा कि जब आप अल्कली मेटल्स को, सही है, मैंने क्या देखा, जब आप अल्कली मेटल्स को रिएक्ट करवा रहे हो नाइट्रोजन के साथ, तो हमें क्या दिखा कि देयर इज नो रिएक्शन, सही है, क्या दिखा कि कोई रिएक्शन नहीं होता हुआ नजर आया। अच्छा ये एम क्या है, ये कौन सा अल्कली मेटल है, तो हमेशा मैं जब भी कोई लिखूंगा एम एम करके तो मैं स्पेसिफिकली नीचे बता दूंगा कि ये एम का मतलब है ऑल अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम। तो मैंने क्या बोला, यानी हमें ये नजर आया कि सारे अल्कली मेटल सिवाय लिथियम के नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं दिखाते हमें, सही है, सिर्फ कौन रिएक्शन करता हुआ दिखाता है, लिथियम, सही है। सो लिथियम हमें रिएक्शन करता हुआ दिखाता है सिर्फ अल्कली मेटल्स में नाइट्रोजन के साथ। सो हमने ये देखा कि लिथियम को जब हम नाइट्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, सही है, Li3n, तो 3n एक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस जरूर किया करो, जब भी कोई लिखो ना उसको खुद बैलेंस करने की कोशिश किया करो, सही है, तो हाफ n2, सही है, मैंने बना दिया। और इसको क्या कह रहे हैं बेटा, ये क्या है, लिथियम नाइट्राइड। नाम तो अभी तक लिखने आ गए होंगे तुम लोगों को, वो तो फर्स्ट ईयर में ही आ जाने चाहिए, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेमिंग, लिथियम नाइट्राइड। अच्छा अब ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, तो मैं बार बार एक वर्ड पिछले लेक्चर में इस्तेमाल कर रहा था कि ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है विद मैग्नीशियम। क्या दिखाता है, शोज डायगोनल रिलेशन विद मैग्नीशियम। अभी समझाता हूँ क्या है ये, शोज डायगोनल, ठीक है, डायगोनल रिलेशन विद मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम जिस तरह बिहेव करेगा, जिस तरह रिएक्ट करेगा, उस तरह की ये प्रॉपर्टीज दिखाता है। सही, तो मैं डायगोनल क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाए, सही है, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा लिखें, तो भाई लिथियम आपका ये कुछ ये रहा ग्रुप 1 में, इधर इधर आ रहा है बेरिलियम, इधर आ रहा है नीचे मैग्नीशियम, और इधर हम जा रहे हैं बोरॉन ग्रुप 3 में, और बोरॉन के बिल्कुल आगे इधर सिलिकॉन आ रहा है और इधर कार्बन आ रहा है, सही है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि एटॉमिक रेडियस कितना होता है, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा, यही बात की है ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो अब लिथियम और मैग्नीशियम का थोड़ा सा देखो, तो लिथियम से मैग्नीशियम जाने की कोशिश, मैग्नीशियम पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखें, राउंड फिगर्स में देखें, तो हमें ये लग रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आसपास होगा। अच्छा हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो लगभग लगभग आयनाइजेशन एनर्जी भी अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बिल्कुल इक्वल नहीं आएगी लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है। सो बेसिकली हमें नजर आया कि लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की तरह ही है, और इसलिए लिथियम ना आपको बहुत सारे रिएक्शन मैग्नीशियम की तरह ही करते हुए दिखाएगा, जैसा मैग्नीशियम बिहेव कर रहा होगा वैसे ही लिथियम करता हुआ दिखाएगा। तो हम इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, क्या कहते हैं, ओहो कहाँ चला गया, एक मिनट बच्चों मेरा माउस अटक गया है, ओ आ गया, सही है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप, सही है। इसी तरह आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम बनाना भूल गया, सही है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की तरह आपको दिखाएगा, इसलिए आप देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सही है। इसी तरह बोरॉन कुछ इस तरह का, सो तो ये डायगोनल रिलेशनशिप है, सही है। लेकिन बेटा हर किसी को डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बता देना, जितने बताए हैं वही डायगोनल रिलेशनशिप है, सही। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल तो देखा होगा आपने, लिथियम का जो नाइट्रेट के हम डिकम्पोजिशन कर रहे थे तो वो आप ग्रुप 2 की तरह करके दिखा रहा था, जैसे मैग्नीशियम कर रहा था वैसे ही, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में था, तो जैसे ग्रुप 2 की डिकम्पोजिशन हो रही थी, लिथियम का ग्रुप 1 का नाइट्रेट भी वैसे ही डिकम्पोजिशन दिखा रहा था। तो बेसिकली लिथियम इस वजह से आपको बेसिकली डिफरेंट दिखाता है अपने ग्रुप से, बेसिकली ये सारे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, अब ये रिएक्शन की बात हो गई। सो जब भी आपसे कोई पूछे कि ये क्यों हो रहा है, तो आपने कहना है डायगोनल रिलेशनशिप, because lithium shows diagonal relationship with magnesium। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन पढ़ लिया विथ नाइट्रोजन ऑफ अल्कली मेटल। अब हम आ रहे हैं एयर के अगले कंपोनेंट पे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करेंगे। हम क्या करेंगे अब, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब सुनना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में भी ना
फर्दर दो हिस्से हैं। जब आपके पास बहुत ज्यादा लिमिटेड सप्लाई है ऑफ ऑक्सीजन, तो तब क्या आपको रिएक्शन दिखेगा? सही है। तो अब हम पहले बात करें लिमिटेड सप्लाई, सही है, ऑफ ऑक्सीजन है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमने ये देखा कि जितने भी अल्कली मेटल्स थे, जितने भी अल्कली मेटल्स थे, उन सब ने क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। सही है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। सही है। सो ये जो ओ है यहाँ पे बेसिकली ये ऑक्साइड है, O-2 है, बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ये ऑक्साइड बनाया इन्होंने। सही है। एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, या एम का मतलब क्या है? मैं एम से मुराद यहाँ पे है मेरी ऑल अल्कली मेटल, यहाँ पे ऑल अल्कली मेटल, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो बेटा देख लेना सवाल में क्या लिखा है। ठीक है। तो मैंने देखा लिथियम ने जब ऑक्सीजन से लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो लिथियम ऑक्साइड बन गया, Li2O। सही। इसी तरह मैंने ये देखा सोडियम ने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट किया तो क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। सही है। अच्छा, ये तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर की बात थी। अब मैंने क्या किया? रिएक्शन विद ऑक्सीजन करवाया, लेकिन अब लिमिटेड सप्लाई में नहीं, अब मैंने बहुत ज्यादा सप्लाई दे दी ऑक्सीजन की। तो मुझे क्या दिखा? मतलब बेसिक एक्सिस, एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। यानी अब मैंने रिएक्शन किससे करवाया? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देती, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे ये नजर आया कि अब रिएक्शन थोड़े से बदल जाते हैं, और अब मैं जो दिखा रहा हूं वो सब मेजर प्रोडक्ट है। सही है। हो सकता है थोड़ा बहुत पीछे ये चीजें बन रही हो जो ऊपर बताई हैं, लेकिन ये कि मेजर प्रोडक्ट की अभी मैं बात कर रहा हूं कि मेजॉरिटी प्रोडक्ट मुझे क्या दिखा वो मैं दिखाने लगा हूं। जब मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में लिथियम को रिएक्ट करवाया, सुनना गौर से याद रखना, तो मुझे दिखा कि उसने वासी लिथियम ऑक्साइड ही बना के दिया मुझे। सही है। क्या बना के दिया? लिथियम ऑक्साइड ही बना के दिया। लेकिन जब मैंने सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो मुझे दिखा कि सोडियम ऑक्साइड नहीं बना, Na2O2 बना। सही है। जब मैंने एक्सेस ऑक्सीजन दी तो ये बना। ठीक है। अभी बात करते हैं ये क्या है, ऐसा ऐसा आएंगे। सही है। और मैंने बाकी अल्कली मेटल्स को एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी तो उनके रिएक्शन में मुझे नजर आया कि वो कुछ इस तरह का कंपाउंड बना, MO2। सही है। सो बेसिकली ये M क्या है? M अल्कली मेटल्स कौन से हैं? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। यानी यहाँ जो मैंने M लिखा है, M का मतलब है पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की बात कर रहा हूँ। सही है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ मुझे ये नजर आया। सोडियम के साथ जब मैंने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया एक्सेस सप्लाई तो मुझे ये बनता नजर आया। और लिथियम के साथ रिएक्ट करवाया तो ये। तो बेटा लिथियम का तो क्या बना? ऑक्साइड बना ना। लिथियम का तो क्या बना बच्चा आपके पास? लिथियम का बना ऑक्साइड। लेकिन ये क्या है? ये तो सोडियम ऑक्साइड नहीं है। सोडियम ऑक्साइड तो अभी ऊपर बना के देखा था हमने, ये होता है। व्हाट इज दिस? तो ये पर ऑक्साइड बना है। क्या बना है बेटा? पर ऑक्साइड। सही है। तो सोडियम पर ऑक्साइड आपको बनता हुआ देखा, और ये जो स्पीशी बनी है इट इज सुपर ऑक्साइड। सही है। यानी बाकी को आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आपको उनके सुपर ऑक्साइड्स मिले। क्या मिले? सुपर ऑक्साइड्स। सही है। अब ऐसा क्यों हुआ? सही है। अच्छा, बात है कि भाई लिथियम क्यों पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ बेटा, लिथियम सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड इसलिए नहीं बना पाया बिकॉज लिथियम बहुत छोटू सा है। सही है। लिथियम प्लस आयन बहुत छोटू सा आयन है। सही है। तो वो छोटू सी चीज, और अगर मैं बात करूं पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड की बात करूं, तो सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड ना बहुत बड़ा एनाइन है। सही। तो वो बेसिकली लैटिस में क्या हुआ? फिट नहीं हो पाया। लिथियम प्लस आइन बेसिकली बहुत छोटू सा था, और ऑक्साइड आइन जो है, सॉरी ऑक्साइड आइन कह रहा हूँ, सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड आइन बड़ा, बहुत बड़ा एनाइन था। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि वो बेसिकली आयनिक लैटिस में इतना छोटू सा कैटाइन फिट नहीं हो पाया। पहला ये रीजन देते हैं लोग। से कुछ आप नेट पे जाओगे तो आप लोगों को रीजन मिलेगा बच्चा, कुछ आपको ये रीजन मिलेगा कि वो सवाल पूछता है लिथियम क्यों पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, तो उसने कहा कि अगर हम बोलते हैं कि लिथियम सुपर ऑक्साइड बना भी रहा है, तो लिथियम सुपर ऑक्साइड बना भी रहा है, तो वो बेसिकली अगर हम कह देते बना भी रहा है, तो बेसिकली हमने ये देखा कि वो जो कंपाउंड बन रहा है वो इतना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। सही है। सो बेसिकली अनस्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं बनेगा, और बनता हुआ भी आपको नजर नहीं आता। सही है। सो बेसिकली ये रीजन है लिथियम का
पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड ना बनाने का। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो कि क्यों नहीं कर रहा लिथियम सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड आपको बना के क्यों नहीं दे रहा है। तो आपने ये बताना है स्मॉलर कैटाइन डज नॉट फिट इनटू लैटिस। सही है। ये किसका लैटिस, बेसिकली ये कौन सा आयन मैंने बनाया है, बेसिकली बोला ये सुपर ऑक्साइड की बात की है। सही, सुपर ऑक्साइड आयन के लैटिस में ये फिट नहीं बैठ रहा, ये छोटू सा कैटाइन, छोटू सा लिथियम कैटाइन। सही है। अब सुनो गौर से जो मैं चीज बताने वाला हूँ। बच्चे पूछते सर ऑक्साइड तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, लेकिन तुम लोग आपसे ऑक्साइड तो O नेगेटिव टू होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है। सो पर ऑक्साइड होता है आपका O-1, लेकिन आप O-1 नहीं, इसको लोग अक्सर इस फॉर्म में भी लिखते हैं O2-1 की फॉर्म में भी लिखते हैं। सही है, O2-1 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, O2-1 नहीं, O2-2, सॉरी एक चीज गलत लिख दी बच्चा मैंने। किसकी फॉर्म में लिखते हैं, O2-2। सही है। और सुपर ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, तो O-12 या O2-1, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये। सही है। सो बेसिकली द पॉइंट इज, नॉर्मली ना आप अल्कली मेटल्स के साथ जब भी ये बनाने की कोशिश करोगे तो आप पर ऑक्साइड को इस तरह लेना। सही है। अगर आप इस तरह लोगे ना तो आप सही नहीं बना पाओगे सोडियम पर ऑक्साइड। सही है। देखो हुआ क्या, सोडियम क्या है, सोडियम Na+ आयन है। सही है। और ये पर ऑक्साइड आयन क्या है, O2, और ऊपर -2 इसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये इधर आया, ये इधर आया, अगर सीखा होगा तो ये हो गया Na2O2। तो सोडियम पर ऑक्साइड इस तरह बेटा केमिकल फॉर्मूला बनाना जिसने सीखा है उसको ये बात समझ में आएगी क्योंकि मैंने किया। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में ये अल्कली मेटल्स आपको डिफरेंट चीजें बना के दिखाते हैं। और एक और बात, खास बात मैं आपको बताऊं, तो जो सुपर ऑक्साइड वाले होते हैं ना, सुपर ऑक्साइड वाले कंपाउंड वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। सही है। क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ज्यादातर आपको कलर्ड मिलेंगे। सही है, कलर्ड कंपाउंड्स। सो बेटा, तो हमने सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड और इनकी बात कर ली, और अब यहाँ पे हम मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ बेटा। ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। तो जो ऑक्साइड्स और पर ऑक्साइड्स हैं वो आपको पता है कौन सा बिहेवियर देते हैं, डाया मैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं, डाया मैग्नेटिक बिहेवियर। और जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो आपको पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं। सही है। तो ये बातें भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ठीक है। तो इसमें ना सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड और पर ऑक्साइड की रिएक्शंस की बात है, मतलब बेसिकली हम इन्हीं ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड जो हमने बनाए इनका हम रिएक्शन करवा के देखेंगे हम वाटर के साथ। सही है। अब जो अगले रिएक्शंस हैं वो क्या है, रिएक्शन ऑफ oxides, peroxides and superoxides of alkali metals with water। so basically इसी का आगे फर्दर टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ऑफ alkali metals with water। सही है। तो अब इनके रिएक्शंस देखते हैं और क्या होता है। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड। सही, मैं ऑक्साइड पर ऑक्साइड सबका सेम ही ले रहा हूँ। सही, मैं पोटेशियम ऑक्साइड ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ ऑक्साइड लेता हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब आप ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल को पानी में मिलाते हो, तो हमने बात भी की थी इनिशियली कि जब ग्रुप 1 के ऑक्साइड्स को आप पानी में मिलाते हो तो वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देते हैं। सो हमें ये नजर आया कि जब आप अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड को पानी में मिलाते हो तो क्या बना लेते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। सही, ये क्या था, पोटेशियम ऑक्साइड। इसको आपने पानी में मिलाया तो क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। इसी तरह बाकी अल्कली मेटल्स भी आपको, अल्कली मेटल्स ऑक्साइड भी आपको इसी तरह आपको दिखाएंगे पानी में जब आप डालोगे। अब अगला हम क्या डाल के देखते हैं, पर ऑक्साइड डाल के देखते हैं बच्चा।
तो पर ऑक्साइड हमने डाल के देखा, तो पर ऑक्साइड बना देता हूँ पोटेशियम का K2O2, ये पर ऑक्साइड आ गया। इसको जब हमने पानी में डाला तो हमें नजर आया कि यहाँ पे भी क्या बना, अल्कली बना। सही है, तो बैलेंस कर लेते हैं 2KOH। और इसके साथ क्या निकला, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकली। क्या निकला, ये KOH बन गया, ये क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ क्या निकला, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अच्छा बैलेंस कर लो, देख लो सही किया कि नहीं किया। हाइड्रोजन यहाँ आ रहे हैं 4, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2, 2 4, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4। सही, तो हाइड्रोजन पर राइट जब रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ तो अल्कली बन रहा है, और उसके साथ आपको H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकलती हुई नजर आ रही है। सही है, जब हमने सुपर ऑक्साइड अल्कली मेटल्स के सुपर ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व किया तो बड़ी अच्छी चीज आई, देखना। और ये बड़ी काम की है बेटा, मैं तुम लोग बताता हूँ कैसे। सुपर ऑक्साइड्स को हमने देखा, तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हमने लिया, इसको जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो हमें ये बात नजर आया, बनता मिला, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनती हुई मिली, और इसके साथ एडिशनल ऑक्सीजन भी निकलता हुआ नजर मिला हमें। सही है, तो बेटा ये जो सुपर ऑक्साइड का रिएक्शन है विद वाटर, ये बड़ा काम का है। सही है, ये बेटा यहाँ काम का है कि आप सुपर ऑक्साइड्स को इस्तेमाल करते हो एयर प्यूरिफायर के अंदर। सही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बना रहे हैं। सही है, एंड दूसरा सबमरीन्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हो। अब मैं समझाता हूँ सबमरीन्स में क्यों आप इस्तेमाल करते हो। बेटा सबमरीन के अंदर बहुत सारे, बहुत नीचे होती है सबमरीन, पानी के नीचे, वहाँ प्रेशर बहुत हाई होता है। और अगर बेसिकली पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, अगर सबमरीन में एक भी होल होगा या वो होगा, तो वहां से ना पानी बहुत हाई प्रेशर पे अंदर की तरफ सबमरीन के अंदर मूव कर सकता है। इसलिए जरा सा भी छोटा सा भी होल इन द सबमरीन खतरनाक हो सकता है, पहली बात। अब सुनना, होता क्या है कि भाई अंदर बंदे हैं, ऑक्सीजन तो यूटिलाइज कर रहे होंगे। अब भाई पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन तो मैं नहीं निकाल सकता। सही, मतलब बेसिकली वो फिश और बाकी ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं काम, ठीक है, उनके पास है एक प्रॉपर प्रोसेस उस चीज का। अब सबमरीन में बैठे हैं बंदे, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, वो जितनी सबमरीन के अंदर ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज करें, और क्या प्रोड्यूस करें, कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझना, मैं तुम्हें बात समझाता हूँ होता क्या है। ये सबमेरीन है, बनाने की कोशिश करता हूँ अच्छी सी जू। सही है, ये सबमेरीन है और पानी के अंदर है। यहाँ बंदा है, सुनना, ये CO2 निकाल रहा है और ऑक्सीजन यूटिलाइज करता जा रहा है। भाई अगर तुम और ऑक्सीजन नहीं लाओगे, खत्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा और CO2 इतना बढ़ जाएगा कि मर जाओगे। अच्छा, किसी ने बोला सर सिलेंडर में ले जाएं। बेटा सिलेंडर में आप लेके तो जाओगे, लेकिन कितनी अमाउंट लेके जाओगे, बहुत कम अमाउंट लेके जा सकते हो, ज्यादा अमाउंट लेके जा ही नहीं सकते, वो भी आपके पास खत्म हो जाएगी एक वक्त आएगा। सो फॉर दिस रीजन हमने इन सुपर ऑक्साइड्स का रिएक्शन इस्तेमाल किया। क्या किया, ये देखो, सुपर ऑक्साइड हमें क्या दे रहे हैं, इधर देखो, हमने 1 मोल भी डाला, हमने 1 मोल भी डाला, तो हमें ये बात नजर आई। एक मिनट रुको, बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे रिएक्शन। ये 2 मैंने यहाँ लगाया, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 4, 2 6, 2 2 4 2 6, हाइड्रोजन 4 हो गए, पोटेशियम। सही है, तो देखो इधर सुनो, 2 मोल कितना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। इट मींस कि यार अगर तुम 2 मोल ऑफ बेसिकली सुपर ऑक्साइड डाल दोगे पानी के अंदर, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट RTP कितना वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एट RTP बोला है, रूम टेम्परेचर, तो 24 DM³ और अगर हम एट STP बात करें तो 22.1 DM³। सो बेसिकली इतना अच्छा खासा वॉल्यूम ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो गया। सो क्या हुआ, ये सुपर ऑक्साइड अच्छे काम के। अच्छा एक और बात, CO2 का क्या करना है, CO2 जो इतनी बड़ी है। सो बेटा ये CO2 इस KOH के साथ रिएक्ट करके पता है क्या बना लेती है आपका, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो CO2 है, ये KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बना लेती है। यानी क्या कर रही है, ये जो CO2 बन रही है एटमॉस्फेयर में, उसका भी जुगाड़ हो गया, CO2 भी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन जो कमी हो रही है वो भी सप्लाई होती जा रही है। सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सुपर ऑक्साइड का विद वाटर, बिकॉज ये यहाँ से आपको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई। और जो ये KOH है, ये क्या कर रहा है, CO2 जो CO2 बन रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो CO2 को एटमॉस्फेयर में ज्यादा नहीं होने दे रहा है, सराउंडिंग्स में ज्यादा ही नहीं होने दे रहा है। क्या बना रहा है, K2। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो तुम लोग को पता होना चाहिए, एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल। तो बेटा हमने रिएक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स विद वाटर कर लिया, एंड रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद नाइट्रोजन हमने कर लिया। अब अगला जो है वो है रिएक्शन विद एयर के बाद अगला टॉपिक है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर,
H2O। सही, तो फिर H2O में भी डिफरेंट है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वो ठीक है, तो वो आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ते हो। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि एक जनरल ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए कि बनेगा क्या। सो बेटा हमने ये देखा कि जब मेटल को हमने पानी में डाला तो एक तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और हमें उसके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनता हुआ दिखा और H2 गैस निकलती है। सही, अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है और ये गैस भी ना कंबस्टाइल होती है, जलने वाली होती है। होता ही है कि बहुत ज्यादा अगर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो समटाइम्स ये हाइड्रोजन गैस ना आग पकड़ लेती है। सही, फ्लेम आ जाता है, फ्लेम पकड़ लेती है, तो ये याद रखना कि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। सही है, तो अगर कोई पूछे फ्लेम क्यों पकड़ती है तो आपने ये याद रखना है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सही, लोग कंबस्टाइल को टिक करके आ जाते हैं, भाई वो तो है फ्लेमेबल गैस है, कंबस्टाइल गैस है, बट बात ये समझने की है कि कंबस्टाइल बेसिकली वो बेसिकली अपना नेचर जब दिखाएगी जब बहुत ज्यादा हीट मिल रही होगी ना पीछे से। सो मेन रीजन अगर कोई बोले कि फ्लेम पकड़ लेने का, फ्लेम अचानक से फ्लेम लग जाने का, तो आपने ये बोलना है कि क्या है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है। सही है, तो ये जर्नल ट्रेंड है और यहाँ पे एम का मतलब है ऑल अल्कली मेटल। सही है, ऑल अल्कली मेटल। अब सुनना बात। सही है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी तो बेसिकली रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर, तो हमने ये बात की बेटा, आप लोगों को पता है कि डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसकी बात ये है कि डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती। कल हमने यही बात की। सो रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या है, तो हमने बात की कि जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी लिथियम इज लेस रिएक्टिव, फिर फर्दर मोर रिएक्टिव इज सोडियम, फिर और ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा, फिर आपके रुबीडियम भैया आएंगे, फिर सीजियम, फ्रेंसियम को हम हाथ ही नहीं लगाते हैं यार बहुत सारे जगहों बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव एंड रिएक्टिविटी उसकी काफी ज्यादा होती है, बट रेडियो एक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। अभी हम बात करें इनकी, इधर सुनना। सो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही है, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी reactivity increases down the group because ionization energy decreases down the group। सही है, डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। यानी लिथियम आपको बड़ा स्लो रिएक्शन दिखाएगा विद वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम आपको मॉडरेट रिएक्शन दिखाएंगे, एंड मॉडरेट आप समझ लो कि इसमें भी फ्लेम पकड़ लेते हैं ये सोडियम एंड पोटेशियम। सही है, हाइड्रोजन निकल रही होती है, कंबस्टाइल गैस होती है, बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वो आग लगती है वहां पे। ये आग मेटल पकड़ लेता है और मेटल जब पकड़ता है तो मेटल के ऊपर आग लगती है तो मेटल अपना कलर दिखाता है। तो सोडियम किस कलर से जल रहा होगा, गोल्डन येलो। पोटेशियम का हमने क्या बोला था, मेरे ख्याल से पोटेशियम का रेड था। देखते हैं यार, मेरे ख्याल से लिलैक था, लिलैक था सॉरी। लिथियम का रेड था, देख लेते हैं एक दफा ऊपर जाके, लिखवाया तो है मैंने तुम लोगों को। एक मिनट, यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये रहा, पोटेशियम का लिलैक था। सही है, ओके मैं सही कह रहा था, दूसरी अटेम्प्ट में मैंने सही बोल दिया। तो लिलैक कलर की फ्लेम आपको जलती दिखेगी। सही है, तो ये मेटल आंख पकड़ लेते हैं मॉडरेट पे। सही है सर, मैं कह रहा हूँ मॉडरेट। और रुपीडियम और सीजियम तो आगे और रिएक्टिव है तो इनका तो विगरस रिएक्शन होगा, काफी विगरस। सही है, तो विगरस रिएक्शन। सही है, तो बेटा इतना ही है इनके बारे में। सही है, लिख के दिखा दूं। सही है, फॉर सपोज देखो, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से तो क्या बनेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और उसके साथ क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। सही है, तो अब हाइड्रोजन गैस तो बेटा यहाँ पे हम लगा देते हैं 2 2 2। सही है, अभी हो गई बैलेंस। सही है, सो ये हमने जर्नल, तो ये जो जर्नल बात लिखी है, जो ये जर्नल रिएक्शंस याद कर लेगा उसके लिए आसान है, और अभी जो मैंने बातें बताई वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, लेकिन ये जो चैप्टर बेसिकली जो इसकी डिटेल है वो रिएक्टिविटी सीरीज में, तो रिएक्टिविटी सीरीज की जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आप इसको फर्दर डिटेल में हम देखेंगे, जहाँ हम सोडियम पोटेशियम के रिएक्शन के बारे में बहुत डेप्थ में बात करेंगे। सही है, तो मॉडरेट का मतलब ये नहीं है बड़ा हल्का रिएक्शन होता है, मॉडरेट भी काफी तेज रिएक्शन है यहाँ पे। सही है, एंड रुबिडियम सीजियम तो फर्दर डाउन द ग्रुप है तो बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन दिखाते हैं भाई। सो ये याद रखना।